स्टार्ट हो गया ना? एक बार कंफर्म करो ना सर। হ্যাঁ স্যার হয়েছে। ओके सर। सर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। हाँ, तो सर आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करूंगा। ऐसे तो ये बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कमर्शियल नॉलेज के अंदर आता है। तो सर टॉपिक क्या है? सर टॉपिक बड़ा नाम अगर दिया जाए तो एक नाम है, और छोटा नाम दिया जाए तो भी एक है। मतलब बड़ा नाम इन द सेंस सर, इसका अगर मैं एक कंप्लीटनेस बोलूँ तो कंप्लीट नाम ऐसा होगा कि बिजनेस पॉलिसीज फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि आज मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कमर्शियल नॉलेज में जो बात करने जा रहा हूँ वो बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देश के अंदर बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो पॉलिसीज लेता है, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ टुडेज डिस्कशन। हमारे आसपास में बिजनेस का डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है? ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स चाहिए आपको। यू मस्ट हैव एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। बट ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी डिपेंड करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज पे। जैसे एक सिंपल बात करता हूँ, अगर मानो कि गवर्नमेंट लोगों के अंदर कोई फैसिलिटीज देना नहीं चाहता, गवर्नमेंट कंट्री के अंदर जो बिजनेस सिनारियोज है इसको प्रॉपरली बिल्डअप नहीं करता, तो क्या बिजनेस क्रिएट होगा? और अगर बिजनेस क्रिएट नहीं होता है तो क्या आप लोग इतना पढ़ाई करके जॉब मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। ये जो आप लोग इतना पढ़ाई कर रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, डिग्री ले रहे हो, ये डिग्री एजुकेशन किस काम का? ये नॉलेज किस काम का? अगर देयर इज नो बिजनेस, इफ देयर इज नो बिजनेस दैट मीन्स देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट, एंड इफ देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट दैट मीन्स देयर इज अ गरीबी। गरीबी इन द सेंस पॉवर्टी, या फिर आप ऐसे बोलो कि लो इनकम लेवल। अगर इनकम लेवल लो, इसका मतलब क्या? इनकम लेवल लो इसका मतलब ये है कि बिलो स्टैंडर्ड का लाइफ। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लो हो जाना। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लो हो जाना मतलब लो क्वालिटी लाइफ। तो जो भी स्टेट, जो भी कंट्री, वट एवर, चाहे इंडिया हो, वर्ल्ड के कोई दूसरा कंट्री हो, या फिर आपका स्टेट, से फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मेरा होम स्टेट वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, आसाम, या फिर साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, या फिर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर, वट एवर, जिसको लेना है ले लो। कंट्री के अंदर स्टेट वाइज भी पॉलिसीज होता है और गवर्नमेंट की तरफ से भी पॉलिसी, मतलब सेंट्रल पॉलिसी। तो मैं बेसिकली आपके साथ जो बात करने जा रहा हूँ वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बात कर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज लेता है कंट्री के बिजनेस को डेवलपमेंट करने के? आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसको हम लोग जो मेन पॉइंट से जोड़ रहे हैं वो इसका नाम है सर गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, एंड दैट इज अ बिग पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट मेनली चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरीज वाले को बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जानना पड़ता है, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़े हैं उनको बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के अंदर पढ़ना पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट इज सेम इन एवरीवेयर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है। तो इसमें आज एक स्पेशल पॉइंट में मैं आपके साथ बात करूंगा, इसका नाम है सर एफडीआई। आप लोग एफडीआई के बारे में सुने हो? फॉरेन डायरेक्ट, क्या है बोलो, जनरल नॉलेज है। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, है ना सर? सुना है क्या कभी एफडीआई के बारे में? हाँ सर, सुना है, जानते हो एफडीआई क्या होता है? एनी वन, एनी आइडिया? सर आइडिया है तो शेयर करो, गुस्सा थोड़ी ना करूंगा मैं, बोलो सर। ओके सर, कोई बात नहीं, चलो। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है इसके बारे में बात करें। ये जो देश के अंदर बिजनेस बढ़ता है, क्यों बढ़ता है देश के अंदर बिजनेस? अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो क्या होगा? इन सिंपल, अगर आप मुझे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2 सेकंड में बताने बोलो तो मैं क्या बताऊंगा? सर विदेश का पैसा जब देश में आता है, सिंपल। सर विदेश का पैसा क्यों देश में आता है? सर विदेश का पैसा देश के बिजनेस पे आता है, देश पे नहीं आता, इंडिया में नहीं आता, बट इंडिया के बिजनेस पे आता है। क्या करते हैं इंडियन बिजनेस उसको लेके? सर इंडियन बिजनेस अपने बिजनेस को डेवलप करता है। इंडियन बिजनेस में पोटेंशियलिटी है। कोई किसी को ऐसे ही पैसा नहीं देता सर। जब कोई किसी को पैसा देता है, जब कोई किसी के बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट करता है, जब कोई किसी को कैपिटल देता है, इसका मतलब है पोटेंशियलिटी है। सो इफ यू डोंट हैव पोटेंशियल देन नो वन विल इन्वेस्ट इन, मतलब नो वन विल इन्वेस्ट यू। मतलब बेसिकली आपके कैलिबर में अगर किसी को भरोसा नहीं होता है तो कोई आप पे इन्वेस्ट नहीं करेगा।
तो आपको वो कैलिबर बनाना पड़ेगा। तो ये कैलिबर कैसे आता है, ये डिपेंड करते हैं कंट्री के स्किल्स पे, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे, सब कुछ एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड उस रिगार्डिंग जो और भी पॉइंट्स है मैं उस पर भी आपके साथ बात करता हूँ। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कमर्शियल नॉलेज, ये मेरा नोट्स के अंदर से आप बता रहा हूँ। अगर हमें सीएस के नोट्स में दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टाइप्स ऑफ फ्लोज के बारे में बात हुआ है, ठीक है। तो जहाँ भी देखो कॉन्सेप्ट इज सेम, इसमें भी आपको एफडीआई के बारे में बात करना चाहता सर। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है क्या, व्हाट इज दिस एफडीआई। एफडीआई को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। इफ यू अंडरस्टैंड एफडीआई देन यू हैव टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, सर पॉलिसीज क्रिएटिंग कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके अंदर कुछ और भी चीजें होते हैं। 11-12 लेवल में, 11-12 लेवल में आप लोग अगर इकोनॉमिक्स पढ़े हो तो वहां पर भी आप लोग जरूर एक चीज पढ़े होंगे, एलपीजी के बारे में पढ़ा है सर आप लोग, एलपीजी एनीवन, किसी ने पढ़ा सर एलपीजी के बारे में। हेलो Yes, क्या है एलपीजी, क्या होता है बोलो। liberalization, privatization and globalization. थैंक यू सर। नाउ कैन यू एक्सप्लेन सर, जस्ट जो जो समझ है आपको एक्सप्लेन कर पाओगे थोड़ा सा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन क्या है, 2 लाइन में जो जो जितना समझ आता है जस्ट टेल मी। एलपीजी गैस नहीं, हाँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज दिस। बोलो ना सर, भूल गए क्या। ओके सर, कोई बात नहीं, चलो ठीक है सर। बेसिकली ये एलपीजी क्या है ये भी आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट इज दिस लिबरलाइजेशन, व्हाट इज दिस प्राइवेटाइजेशन एंड व्हाट इज दिस ग्लोबलाइजेशन। एंड अगर आपको एलपीजी की समझ आता है तो आपको एफडीआई का भी समझ आएगा। एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो मैं आज थोड़ा सा मेरा मन है कि मैं आपको एफडीआई में थोड़ा ज़्यादा बात करूं, लेकिन सर एफडीआई में ज़्यादा बात करने से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड समझाना पड़ेगा। और बैकग्राउंड समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत करके, क्या करना पड़ेगा आपको, एलपीजी के बारे में बताना पड़ेगा। चलो सर थोड़ा चलते हैं एलपीजी की तरफ। समझ रहे हैं ना सर, बिजनेस, बिजनेस बोलना आसान होता है, बिजनेस करना आसान नहीं है। हाँ, कोई बोल देता है दुकान लगा लेते हैं, अरे भाई दुकान लगा के तो दिखाओ, हाँ, शॉप खोल के तो देखो, तब पता चलेगा बिजनेस करने में कितना दम लगता है। इसीलिए तो लोग डरता है बिजनेस करने में, और सबको क्या चाहिए, जॉब चाहिए। हाँ, अरे भाई हर कोई जॉब चाहिए तो फिर बिजनेस कौन करेगा। जिगरा चाहिए सर, जिगरा, बिजनेस करने के लिए बुद्धि के साथ साथ जिगरा भी चाहिए, रिस्क टेकिंग पावर चाहिए, ठीक है। लेकिन सर इसमें सरकार का भी रोल प्ले होता है, गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। इसके पीछे कुछ कहानी है, कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड पॉलिसीज है। पॉलिटिक्स आएगा सर, आप लोगों को पॉलिटिक्स भले ही मतलब इंटरेस्ट ना हो पॉलिटिक्स में, बट फिर भी आपको पॉलिटिक्स समझना पड़ेगा। सर क्या बात करते हो, जबरदस्ती, हाँ सर जबरदस्ती समझाऊंगा पॉलिटिक्स। ऐसे पार्टी का बात करते ही लोगों को आजकल अच्छा है क्या पार्टी पार्टी करता है, छोड़ ना दूसरा बात कर, लेकिन सर क्या करे, पार्टी तो चलाते हैं सरकार को, हम लोग ही चुनते हैं। किसी को बीजेपी पसंद है तो बीजेपी, किसी को कांग्रेस तो कांग्रेस, किसी को टीएमसी तो टीएमसी, बंगाल में टीएमसी है, कहीं पर सीपीएम चलता है, लेफ्ट का सरकार चलता है, कहीं पर बीजू जनता दल का सरकार चलता है, कहीं पर बीएसपी चलता है, भारतीय क्या बोलते हैं समाजवादी पार्टी, हाँ, कहीं पर चलता है सिर्फ जनता पार्टी, क्या क्या सब नाम है आप लोग पता है सर आप लोगों को। दिल्ली में चलता है क्या नाम है ये आपका केजरीवाल का सरकार का, आप आम आदमी पार्टी। तो वट एवर दे डू, पार्टी जो भी करता है, बट एक्चुअली वो क्या करता है, वो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट का पॉलिसीज है। तो ऐसा ही कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे करंट सेंट्रल में कौन है, बीजेपी का सरकार, मोदी जी बीजेपी का प्रधानमंत्री है। ऐसे मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है, बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं, मतलब बीजेपी बॉस बोल सकते हो आप। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आज तो मोदी जी है, बट कभी कोई और भी था देश में। अभी तक 47 से लेके जब से इंडिया न्यूली फॉर्म हुआ है आफ्टर ब्रिटिश, उसके बाद से मैक्सिमम टाइम किसने देश को चलाया, सर कांग्रेस ने चलाया, ठीक है। मतलब अगर 75 साल का देश आजाद हुआ है तो इसमें
65 साल, 65 ईयर्स कांग्रेस नहीं हमारे देश को रन कराया। हार्डली 10-12 साल है जो बीजेपी ने चलाया। जैसे रिसेंटली 2014 से 2020 का 22 का जर्नी, और 2004 से 2000 से 2004-5 का जर्नी मोस्ट प्रोबेबली ऑन द टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी का टाइम था, अटल जी का। उसके बाद फिर से कांग्रेस का सरकार था, 5 से 10, 10 से 15, ठीक है। सो 2000 से 2004-5 तक कांग्रेस बीजेपी था, और 2014 से 2022 तक बीजेपी है। उससे पहले बीजेपी का सरकार कभी नहीं बना सकता, ठीक है। उससे पहले ज्यादातर केस में कांग्रेस एंड कांग्रेस रिलेटेड पार्टी का सरकार बना है, ठीक है। अब मैं पॉलिटिक्स में बात क्यों कर रहा हूँ, आपके मन में चल रहा होगा सर वाई पॉलिटिक्स, सर पॉलिसी और पॉलिटिक्स में क्या फर्क है। पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी में क्या फर्क है, एनीवन प्लीज टेल मी। आज आपको कुछ और ही समझ में आएगा, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल सोच है ना हमारे देश में। पॉलिटिक्स मतलब हम लोग सोचते हैं कि गाला गाली करना, एक दूसरे का टांग खिंचाई करना। हाँ, तुम उत्तर में जाओगे तो मैं दक्षिण का बात करूंगा। हाँ, कभी मोदी ममता लड़ाई करता है, तो कभी मोदी केजरीवाल लड़ाई करता है, तो कभी सीपीएम तृणमूल लड़ाई करता है। अपने अपने स्टेट में देखते हैं। हम लोगों के मन में पॉलिटिक्स का जो परसेप्शन बना हुआ है, क्या वही पॉलिटिक्स है सर। हाँ, नो सर, द रियल मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स इज मेकिंग पॉलिसीज फॉर द कंट्री, दैट इज द पॉलिटिक्स। मेकिंग पॉलिसीज फॉर द कंट्री इज एक्चुअली पॉलिटिक्स। और कौन से पॉलिसीज, वेलफेयर पॉलिसीज, वेलफेयर पॉलिसीज। मतलब कंट्री के अच्छे के लिए जो पॉलिसीज बनाया जाता है, दैट इज एक्चुअली द रियल पर्पस ऑफ पॉलिटिक्स, एंड दैट इज द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। अगर आप पॉलिटिक्स को तोड़ते हो, पॉलिटिक्स को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, तो वही मतलब निकल के आता है। तो बेसिकली पॉलिटिकल लीडर एक्चुअली पॉलिसी मेकर्स होते हैं। दे bring policies for the development of our country, and on their policies our country's growth is actually dependent. And for the growth we need to build a business, and that is the real reason you must understand politics. Okay, अभी चलो आगे बढ़ते हैं, बिजनेस में क्या काम है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, बहुत मजा आने वाला है सर इसमें। पॉलिसी के बारे में जैसे ही बात हुआ, एक हिस्टोरिकल स्केच आ गया और कुछ रिसेंट सिचुएशंस आ गई। अब हिस्टोरिकल स्केच क्या है, एंशिएंट भारत। एंशिएंट भारत मतलब प्राचीन भारत। इंडिया अंडर ब्रिटिश, इंडिया ब्रिटिश जाने के बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज में स्पेक्ट्री ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट एंड मैक्रो पॉलिसी ऑफ बिजनेस कंड्यूसिवनेस के अंदर आपको आता है इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस इन इंडिया, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस, एंड दीज बोथ आर ड्यू टू ग्लोबलाइजेशंस। एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन कोई पॉलिसी नहीं है, ग्लोबलाइजेशन इज द फैक्ट, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ पॉलिसी। लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के कारण जो इफेक्ट दिखता है उसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। अब आपके मन में अभी भी चल रहा है सर फिर लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन का मतलब जल्दी बता दो ना। चलो सर मैं आपको 2 मिनट में एलपीजी को समझा देता हूँ, 2 मिनट समझोगे ना। चलो 2 मिनट में एलपीजी, सर कैसे समझाओगे एलपीजी, गैस थोड़ी ना है कि जलाओगे और खाना पकाओगे। चलो सर 2 मिनट्स एलपीजी डिस्कशंस, कैसे समझेंगे 2 मिनट में एलपीजी। सर टाइम निकल रहा है जल्दी बोलो। ओके, टाइम निकलने से पहले बोल देते हैं। सर एक क्या है ना सर, अब इसमें पॉलिटिकल मैटर में बात कर लिया बट थोड़ा जल्दी करते हैं अभी। सर 1991 तक, फ्रॉम 1947 से लेके 1947 से लेके 91 तक क्या प्रॉब्लम था सर। 47 में ब्रिटिश भारत छोड़ के चला गया, एक्चुअली जाना पड़ा उनको। तो 47 से जब भारत को इंडिपेंडेंसी मिला, किससे, ब्रिटिश से, उसके बाद से लेके अप टू 1991 तक इंडियन इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करता था।
अब आपके मन में चल रहा होगा सर क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, मतलब इकोनॉमी का दरवाजा बंद। यस, इकोनॉमी का दरवाजा बंद। अब दरवाजा बंद क्यों? सर दरवाजा का बंद का मतलब होता है कि बाहर का पैसा इंडिया में नहीं आएगा, बाहर का कंपनी, फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस नहीं बनाएगा। नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, नो फॉरेन कंट्री इन इंडिया, मतलब फॉरेन कंट्री तो नहीं आना चाहिए, कंट्री आने से वही कॉलोनी का डर है ना। तो भारत ऐसे थोड़ा सा क्या है ना, सहनशील देश है। सहनशीलता समझते हो, पेशेंसफुल। इसको ना मारपीट दंगा अच्छा नहीं लगता, ये भारत का एक्चुअल कैरेक्टर है। और वही तो कारण है सर कि 200 साल ब्रिटिश ने राज किया, 300 साल मुगल ने राज किया, उसके बीच बीच में पुर्तगीज है, बीच बीच में स्पेन है। हाँ सर, जानते हो ना कि भारत को कितना सारा कंट्री मिलके कॉलोनी बनाया है। पहले तो मुगल, अब मुगल कौन है आपके मन में चलेगा सर, हु इज मुगल? हाँ, यहाँ पर मुस्लिम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है रे बाबा, मुस्लिम बाद में, मुगल बाद में मुस्लिम बना है। एक्चुअली मुगल का कोई जाति नहीं था, कोई धर्म नहीं था। आपको बता देना चाहिए इसलिए, बिकॉज नॉलेज का जरूरत है आप लोगों को। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो मंगोलिया, ठीक है, कजाकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो स्थान है ना, एक्चुअली मुगल आर फ्रॉम दीज एरिया। इनके डर से, ये मंगोलियन से, कजाकस के डर से चाइना ने चाइना का वॉल दिया था, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इनके डर से दिया गया था, क्योंकि ये लोग खूंखार होता था, जहां जाता था मार दंगा करके लूट पाट कर लेता था, वहां का धन दौलत लूटता था। ये मुगल का काम था। हम लोग जो बाद में द ग्रेट अकबर को देखा, वो तो भारत में जन्मा है अकबर, तभी थोड़ा सा ग्रेटनेस आया है। अगर यहाँ का कल्चर होता तो ग्रेटनेस नहीं दिखता, तब खूंखार चेंगिस खान ही दिखता ना। अरे चेंगिस खान को जानते हो? एक्चुअली चेंगिस क्वान, खान नहीं है, खान बाद में आया है। एक्चुअली क्वान है, क्वान। क्वान मतलब एक्चुअली वो सब मंगोलियन टाइटल है सर। थोड़ा सा इतिहास में चला गया मैं। तो बेसिकली भारत मोर देन 500-600 ईयर्स कॉलोनी बन के रहा है। इसके प्रॉब्लम क्या हुआ, तो एक तो पहले मोगल ने लिया, ठीक है, मोगल एक्चुअली मंगोलियन से मोगल वर्ड आया है, बट मोगल वर्ड बाद में इतना सारा बाहरी देशों का एक मिलीजुली पावर है, जो बेसिकली पूरा सेंट्रल एशिया को पूरा अपने तलवार के नीचे रख दिया था, मार दंगा करके। फिर धीरे धीरे पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ठीक है, एंड लास्ट में सबसे ज्यादा, अच्छा, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, तुर्की ऑल्सो, ठीक है, तुर्की, ठीक है, ये लोग क्या किया, ये लोग भी इन्वेजन स्टार्ट किया। और भारत में इनका कॉलोनी आज भी है, आज भी है। अगर आप इसमें जाते हो, कभी कोलकाता में आते हो, तो यहाँ पर आसपास में एक टाउनशिप है चंदन नगर। चंदन नगर इज अ फ्रेंच कॉलोनी। अगर वहां पर जाओगे तो आपको फ्रांस का पार्लियामेंट आज भी नजर आएगा। अगर आप कभी पौंडीचेरी विजिट करते हो तो वहां पर भी आपको फ्रांस का वो कैपिटल था, इंडिया में फ्रांस का कैपिटल। पुर्तगीज का क्या है, गोवा, गोवा पुर्तगीज का कॉलोनी था। अगर आप कभी पश्चिम बंगाल में आते हो और श्रीरामपुर बोल के गंगा किनारे एक टाउनशिप है कोलकाता के, ग्रेटर कोलकाता के अंदर, श्रीरामपुर में जाओगे तो वहां पर आपको दानिश कॉलोनी नजर आएगा। क्या कॉलोनी नजर आएगा? दानिश। दानिश मतलब डेनमार्क का कॉलोनी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इवन श्रीरामपुर कॉलेज देखने में बहुत सुंदर है, वो बेसिकली दानिश डेनमार्क का कॉलोनी है सर, ठीक है, जो श्रीरामपुर में बनाया। और भी बहुत सारा जगह में दानिश कॉलोनी था। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है भारत के साथ कि भारत मोर देन 500 ईयर्स, मतलब आप ऐसे बोलो कि 1500 से लेके 1947 तक भारत का किस्मत ना, मतलब बोलते हैं ना शनि का दशा चल रहा है, तो ऐसा कुछ चल रहा था। पूरा का पूरा यूरोप और पूरा का पूरा ये सेंट्रल एशिया भारत को कब्जा करके रखा था। अब प्रॉब्लम क्या है, इतना कब्जा के बाद जब भारत को इंडिपेंडेंट, भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ 47 में, तब भारत के लिए मुश्किल सबसे बड़ा क्या हो गया जानते हो? आपको पता है, जब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ तो भारत को डेवलप, एक्चुअली भारत का डेवलपमेंट खत्म, जो भी एसेट था ब्रिटिश लेके चला गया बेसिकली ऑन दैट टाइम। पॉपुलेशन का बाढ़ आ चुका है, मतलब उसी टाइम पे मार दंगा करके भी 30-40 करोड़ का पॉपुलेशन था, मतलब ऑलमोस्ट 50 करोड़ के आसपास। इतना पॉपुलेशन क्या भारत में सच का पॉपुलेशन है क्या? नहीं, इसमें तो बाहर का लोग भी बहुत सारे हैं जो भारत में आया और देश के पॉपुलेशन में मतलब बेसिकली ग्रोथ लाया।
भारत का एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन ऐसे ही हमेशा से हाई रहा है। ऐसे हालत में जब बाहर का पॉपुलेशन भी भारत के ऊपर आता है तो वो भारत के लिए नो डाउट एक बार्डन होता है। एक फैमिली में 4 मेंबर होता है और फैमिली मेंबर 4 से बढ़ के अगर 8 हो जाता है तो नो डाउट फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम होगा। ऊपर से कॉलोनी, ऊपर से यूरोपियन कॉलोनी। अब मुगल को थोड़ा भूल जाते हैं क्योंकि जब ब्रिटिश आया था तब मुगल भारत का पार्ट बन चुका है। जब ब्रिटिश भारत में आया तब मुगल ऑलरेडी इंडियन पार्ट बन चुका है, मतलब उनको और बाहर बाहर ही नहीं समझा जाता था, बिकॉज दे आर ऑल मतलब ऑलरेडी दे आर पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब दे इंक्लूडेड विथ अस। सो पॉइंट इज दैट कि पॉपुलेशन ओवरक्राउडेड, ऐसे हालत में बाहर का कॉलोनी मतलब धीरे धीरे ओवरक्राउडेड हो रहा है, जैसे आज हो गया। आज हम लोग ओवरक्राउडेड हो चुके। अब ऐसे हालत में बाहर का कॉलोनी बनके भारत में क्या प्रॉब्लम बढ़ा? एक तो वो लोग जो भी भारत का एसेट्स है उसमें बहुत सारा प्रमाण है, आप लोगों के पास इतिहास में पढ़े होंगे। मयूर सिंहासन, हाँ सर, दुनिया का सबसे महंगा बेसिकली सिंहासन। सिंहासन समझते हो ना, क्या बोलते थे सिंहासन को? इट्स लाइक सिंहासन में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे बहुत बड़ा चेयर जिसमें राजा लोग बैठते हैं सब, ठीक है। तो ऐसा एक सिंहासन था जो बहुत महंगा था, आज तक इतना महंगा सिंहासन नहीं आया सर। फिर आपका कोहिनूर, कोहिनूर डायमंड जैसे महंगा डायमंड आज तक वर्ल्ड में नहीं मिला है जो भारत का डायमंड था। तो ये तो बेसिकली यूनिक एसेट्स है। बाकी अगर आप मुझे रेगुलर एसेट के बारे में बोलोगे, जैसे हमारे यहाँ का फूड, हमारे यहाँ का मिनरल्स, हमारे यहाँ का मेटल्स, ये सभी चीज लेके इंग्लैंड अपने आप को बनाया। भारत का फूड से, भारत के मेटल से, भारत के मिनरल से बेसिकली ब्रिटिश इंडिया में भी बनाया और इंडिया से ले जाके बाहर में बेचा और फिर उससे बना। सर ये सब बात क्यों कर रहे हो? सर बात को समझो, हिस्टोरिकल स्केच को समझो, क्या प्रॉब्लम क्या हुआ। तो 47 के बाद भारत ना डर गया सर। डरना तो चाहिए ना। क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों हुआ, मैं इसका कारण बता रहा हूं आपको कि भारत अपनी इकोनॉमी को क्लोज क्यों कर दिया था कि भाई कोई बाहरी वाला लोग नहीं आएगा। एक तो इतना दिन का मतलब लोगों के नीचे दबे रहना। पता है ना आपको पंजाब में क्या किया था लेटेस्ट, मतलब ब्रिटिश ने जालियनवाला बाग में? पता करो अगर नहीं पता है तो। रिसेंट एक मूवी भी बनाया जालियनवाला बाग के ऊपर, उधम सिंह बोल के, मस्ट वॉच सर। वो एक्चुअली भगत सिंह का ही शिष्य था। तो किस तरह से जालियनवाला बाग में मारा है, बंगाल में क्या हुआ है, वी ऑल नो दैट। बाकी बीच बीच में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जालियनवाला बाग में मतलब बेसिकली जालियनवाला बाग इतना भयंकर इसलिए है कि पीस प्रोटेस्ट कर रहा था, पीस प्रोटेस्ट। ऐसे ही जाके वो लोग बैठा था, जमायत किया था, ब्रिटिश ने आके मतलब करीब करीब 500,000 लोगों को ऐसे ही गोली करके उड़ा दिया था। मतलब ये भयंकर हालत है। तो भारत को ना फॉरेनर से डर लगना चालू हो गया कि मतलब फॉरेनर आएगा, मतलब आएगा तो बिजनेस के लिए, जैसे ब्रिटिश बिजनेस के लिए आया था हमारे देश में। लेकिन बिजनेस के लिए आए तो बिजनेस करो ना भाई, लोगों के अंदर रूल क्यों करते हो? प्रॉब्लम है कि भारत डर गया था। अब ये डर जायज था। और फिर ना भारत किसी भी फॉरेन इकोनॉमी को भारत में इंटर करने के लिए कंफ्यूज था। मतलब अगर 47 के बाद ही ब्रिटिश तो चला गया था, लेकिन अमेरिका ऑन दैट टाइम वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री बन चुका था। अमेरिका बोला था कि वो भारत को 10-20 साल के लिए लेना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है और भारत को बना देगा। बट मुश्किल वही, फिर से डर। नेहरू जी तब प्राइम मिनिस्टर है, तो नेहरू जी नो डाउट एकदम चुपचाप क्या बोला, नहीं चाहिए किसी का हेल्प, नहीं चाहिए, हम लोग गरीब है, गरीब ही रहेंगे, किसी का हेल्प नहीं चाहिए। अमेरिका बोला था कि भारत जैसे पोटेंशियल कंट्री को हमें 20-25 साल के लिए दे दो, हम भारत को एक डेवलप नेशन बना के छोड़ते हैं। तो क्या करता अमेरिका? उनके पास पैसा था, वो पैसे से भारत को बिल्डअप करता और क्या करता, इंफ्रास्ट्रक्चर दे देता। लेकिन क्या लेना चाहिए था? सर डर था ना, अगर अमेरिका भी ब्रिटिश जैसा फिर से 200 साल राज करता तो। ठीक है, बंदूक के नॉक के नीचे कुछ भी हो सकता है ना। बंदूक के नीचे, रिवॉल्वर के नीचे, गन के नीचे कुछ भी हो सकता है, गन पॉइंट में कुछ भी हो सकता है। और भारत भारत तब उतना शक्तिशाली भी नहीं है, ब्रिटिश का चमचा होके 200 साल बीत गया हमारा। तो पॉइंट इज दैट फ्रॉम 47 से लेके 1991 तक भारत अपना स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करने में चिंता में पड़ गया था।
तो इसके बीच में क्या इंडस्ट्री भारत में नहीं था? यस, इंडस्ट्री बना था, बट वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल इंडस्ट्री, बिग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने बना था। जैसे कि कुछ एग्जांपल लाइक सेल, भेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, ठीक है, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, फिर आपका टाटा टाटा जैसे भी कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बन रहा था, बट मैक्सिमम जो इंडस्ट्री था लार्ज लेवल था गवर्नमेंट कंट्रोल में। बट प्रॉब्लम क्या हुआ सर, इससे ना देश का नीड पूरा नहीं हो रहा था। देश में इंडस्ट्री बन रहा था, जरूरत चीजें बाहर से ज्यादा दाम में इंडिया में लाने का जरूरत पड़ता था, इंपोर्टिंग कॉस्ट दिन बाय दिन बढ़ रहा था, और लेकिन भारत के पास एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं, बिकॉज जितना प्रोडक्शन हम करते थे उतना प्रोडक्शन में खुद का जरूरत पूरा करना और दूसरे को एक्सपोर्ट करना और उससे अर्निंग करना इतना आसान नहीं है। तो बेसिकली फ्रॉम 47 टू 91 भारत का एक ऐसा दौरा था जिसमें भारत अपने आप को बिल्डअप रीबिल्ड करने में, बेसिकली ये रीबिल्ड का टाइम था, और ये रीबिल्डिंग सेल्फ रीबिल्डिंग था विदाउट एनीवन्स हेल्प। और वो भी हेल्प तो चाहिए था ना सर भारत को, बिकॉज भारत तो कोई ऐसा हालत में तो नहीं छोड़ा गया ना भारत को कि जिससे भारत के पास बहुत कुछ मतलब भारत का सारा एसेट लूट के भारत को छोड़ा गया। फिर रिबिल्ड होना मतलब बेसिकली यूरोपियंस चोरी किया, चोरी करके यहां से लेके चला गया और फिर उसको छोड़ के गया विथ सम इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेल लाइन्स, लाइक कुछ बिल्डिंग्स, कुछ मोन्यूमेंट्स, कुछ म्यूजियम्स, इतना ही। और वो भी क्यों बनाया था वो लोग? हमारे लिए बनाया था क्या? कोई कोई बात करता है कि हावड़ा ब्रिज ब्रिटिश ने बनाया, रेल लाइन्स भारत में ब्रिटिश ने बनाया। अरे वही बनाएगा तो कौन बनाएगा? उनको ही जरूरत था, अपना बिजनेस के लिए जरूरत था, इंडिया से कमाता था और इंडिया में बनाया, हमारे लिए थोड़ी ना। वो सोचा था कि और 200 साल राज करना है, ब्रिटिश का माइंड था कि और 200 साल रहना है। लेकिन सम ग्रेट फ्रीडम फाइटर, उनमें से एक नाम तो याद आ ही जाएगा, सुभाष बोस, नेताजी, और भी देयर आर लॉट्स ऑफ, भगत सिंह जैसे, जो पूरा देश में एक आजादी का रिवॉल्यूशन क्रिएट करके रखा था। बहुत सारे नाम है सर, मैं नाम खत्म नहीं कर सकता। ऑल दोज ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने बेसिकली भारत को आजाद किया, ब्रिटिश को जाने के लिए मजबूर किया, और इसके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिश का इकोनॉमी भी बहुत खराब हो गया था, भारत को कंट्रोल करने के लिए उनका उतना पैसा भी नहीं था, तो उसने लास्ट में सोचा कि भारत छोड़ के ही जाते हैं। सर ऐसे हालत में 1991 तक भारत ने अपनी इकोनॉमी को तो क्लोज करके रखा, कैपिटल फ्लो बंद कर दिया, कोई बाहर का पैसा नहीं आएगा, नो कैपिटल फ्लो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो क्या करे, करे तो क्या करे? लेकिन 1991 एक ऐसा टाइम रहा जिसमें भारत को ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी मतलब ग्लोबलाइज्ड होना पड़ा। और ये ग्लोबलाइज्ड क्या है? भारत को लिबरल इकोनॉमी करना है। लिबरल का मतलब फ्री, थोड़ा सा फ्रीनेस लाना है। जो भारत अपना इकोनॉमी को क्लोज करके रखा है, इस क्लोजनेस को चेंज करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉरेन पैसा भारत में आना पड़ेगा, फॉरेन कंपनी इंडिया में आएगा, फॉरेन का पैसा आएगा, फॉरेन का कंपनी आएगा। तो बेसिकली कंपनी के बारे में ज्यादा बात हुआ कि फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना प्लांट एस्टेब्लिश करेगा, या फिर इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में काम करेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक बात करते हैं आपको, जैसे कि आप लोगों को पता है ना हमारे देश में जो 4 व्हीलर कंपनी है मारुति, क्या हम लोग सिर्फ मारुति बोलते हैं कि मारुति सुजुकी बोलते हैं? टेल मी सर, मारुति का नाम मारुति है कि मारुति सुजुकी है? अरे बोलो। सर मारुति सुजुकी। अब सुजुकी कहाँ का है? बोलो सर, सुजुकी कहाँ का ब्रांड है? वेरी फेमस ब्रांड सर। सुजुकी इज फ्रॉम विच कंट्री? एनीवन? अरे आप लोग तो मेरे से ज्यादा जानोगे ये सब बारे में, बोलो।
सुजुकी कौन सा कंट्री का ब्रांड है? सर जापान का है, जापान का। पहले वोक्सवागन आने का बात था, जर्मन का बहुत बड़ा ब्रांड, वो भारत के साथ जॉइंट वेंचर करके, मारुति के साथ जॉइंट वेंचर करके भारत को बनाएगा, 4 व्हीलर बनाएगा। लेकिन बाद में वोक्सवागन का डायरेक्ट वो नहीं आया मारुति के साथ, फिर बाद में जापान से सुजुकी आया। तो आज भी भारत में बाहर के जैसे आते हैं, जैसे भारत में बुलेट ट्रेन हो रहा है आज, कौन भारत का ये बुलेट ट्रेन का पार्टनर है? टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है भारत को? सर जापान दे रहा है। ऐसा और भी डिफरेंट सिनारियो है जो अभी भी हो रहा है, और 91 से इसका जर्नी चालू हुआ था। तो 91 में ऑन दैट टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे सर मनमोहन सिंह, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मनमोहन सिंह हमारा फाइनेंस मिनिस्टर थे। और आपका गवर्नमेंट में जो पीएम थे हमारा, उनका नाम था नरसिम्हा राव। ठीक है, नरसिम्हा राव का गवर्नमेंट था, और ये गवर्नमेंट बेसिकली कांग्रेस डोमिनेटेड गवर्नमेंट था। कांग्रेस का मेजोरिटी नहीं था, बट कांग्रेस डोमिनेटेड गवर्नमेंट था नरसिम्हा राव का, सपोर्टेड, कांग्रेस सपोर्टेड। मनमोहन सिंह उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे, और मनमोहन सिंह को डिसीजन लेना पड़ा 1991 में कि भाई भारत को अगर आगे बढ़ना है, अगर भारत को बिजनेस डेवलप करना है, अगर भारत के इकोनॉमी में डेवलपमेंट लाना है, बिजनेस में ग्रोथ लाना है, तो भाई गवर्नमेंट को लिबरल होना पड़ेगा। और लिबरलिटी के नाम पे देश में बाहर का पैसा आना पड़ेगा, देश में बाहर का कंपनी आना पड़ेगा। और इसी का कारण है कि आज हम लोग फॉरेन ब्रांड को इंडिया में देखते हैं। जैसे कि फॉरेन ब्रांड इन इंडिया कितना सारा है, पेप्सी, पेप्सी को, हाँ सर, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स का ब्रांड है। अब आप बोलोगे सर क्यों आया? सर यही लिबरलाइजेशन के लिए। बिकॉज अगर आप किसी दूसरे कंट्री से पैसा मांगोगे, या फिर अगर कोई दूसरा कंट्री यहाँ पर आएगा, अब पेप्सी आया, कोको कोला आया, हाँ सर, एग्जाम्पल के लिए आप लोग को जानते हो ये सब, लेज आया, और भी कितना सारा, ये आपका नेस्ले आया, हिंदुस्तान यूनिलीवर आया, क्यों आया? बहुत सारे, इनको इंडिया में ब्रांड सेटअप करने का मौका मिला। ये इंडिया का इतना बड़ा पॉपुलेशन को इनको मिला, 70-80 करोड़ का पॉपुलेशन है ना, 70-80 करोड़ का ऑन दैट टाइम पॉपुलेशन, 100 करोड़ के आसपास, 100 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन का मार्केट। और उनको पैसा मिलेगा, वो अपने कंट्री में प्रॉफिट देगा, और भारत को क्या मिलेगा? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलेगा टैक्स। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, ये जो बढ़ती आबादी है, 100 करोड़ प्लस का आबादी जो था, इनका जॉब का क्या, इनका अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन कहां से आएगा? बिकॉज इंडियन कंपनी वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, पब्लिक के पास इनकम नहीं है। चाइना का सिचुएशन समझ रहे हो आज के डेट में, जो हमारे यहाँ पर 90s में था, आज चाइना में क्या हालत है? गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, पब्लिक के पास जॉब नहीं है, तो अभी क्या करना है? फॉरेन पैसा चाहिए उनको, तब जाके कंट्री अपने आप को डेवलप कर पाएगा। तब तो इकोनॉमी इतना डेवलप भी नहीं था, वर्ल्ड बैंक, IMF भी इतना कंट्रोलिंग नहीं था। सो धीरे धीरे 2000 के बाद एक न्यू एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है। बट 91 में भारत ने जो ये LPG डिसीजन लिया, और प्राइवेटाइजेशन का क्या, अब लिबरलाइजेशन के कारण फॉरेन का पैसा, फॉरेन का कंपनी इंडिया में आना, और प्राइवेटाइजेशन के कारण भारत में भी प्राइवेट बिजनेस डेवलप होगा। मतलब सारा का सारा कंट्रोलिंग गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहेगा, कुछ कंट्रोलिंग प्राइवेट बॉडी के हाथ में भी जाना चाहिए, जो इंडिविजुअल बिजनेसेस है, लाइक टाटा, रिलायंस, बिरला, और भी बहुत सारे ITC। मतलब ऐसे इंडिविजुअल प्राइवेट बिजनेस पे भी कंट्रोलिंग स्प्रेड कर दिया जाए, सारे के सारे चीज में गवर्नमेंट दिमाग ना लगा, क्योंकि गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन संभालना मुश्किल हो रहा था। और भारत ना हमेशा से एक क्या बोले सर आपको, मतलब एक ना फ्री कंट्री है, मतलब बेसिकली ये डेमोक्रेटिक नेशन है हमेशा। मतलब डेमोक्रेटिक नेशन इन द सेंस, भारत का ना नॉर्मल जो कैरेक्टर है ना, ये थोड़ा आजादी वाला कैरेक्टर है भारत ना। इसीलिए तो फॉरेनर आके हमारे साथ क्यों हमको लूटा, बिकॉज ये जो हमारा हर किसी पे विश्वास करना, हर किसी पे साथ दोस्ती कर लेना, ये जो एटीट्यूड है ना,
ये एटीट्यूड भारतीय का नॉर्मल एटीट्यूड है। अब ये एटीट्यूड का स्ट्रेंथ बताओ कि वीकनेस। अब चाइना में देखो करेंटली क्या चल रहा है। चाइना में गवर्नमेंट कंट्रोल वे में ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन चाइना भी आजकल गवर्नमेंट कंट्रोल से हटके प्राइवेट कंट्रोलिंग में जा रहे हैं सर। बहुत सारा नाम का गवर्नमेंट कंट्रोल है बट प्राइवेट कंट्रोल बहुत ज्यादा है। तो इंडिया गवर्नमेंट कंट्रोल में ज्यादा था उन दिनों, तो गवर्नमेंट कंट्रोल से थोड़ा प्राइवेट कंट्रोलिंग भी चालू हुआ, और तभी ये रिलायंस, टाटा, बिरला, ये बिजनेस भी डेवलप होना चालू हुआ। तो गवर्नमेंट देख रहा है कि हमारा अकेला का बस का बात नहीं है इकोनॉमी को डेवलप करना, हमें बड़े बड़े बिजनेस का, बड़े बड़े माइंड का हेल्प चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकता है, कंट्री का डेवलपमेंट फ्रीली होना चाहिए, जैसे अमेरिका में हुआ है, जैसे इंग्लैंड में हुआ है, जैसे यूरोप में हुआ है। तो फ्रीनेस नहीं है, अगर फ्रीनेस करना है तो प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन पे ध्यान दिया, और उसी टाइम से धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी प्राइवेट में बदला, और उसका आज भी वो सेम प्रोसेस चल रहा है। आज भी देखिएगा कई बार ऐसा होता है कि अगर मोदी जी किसी पर्टिकुलर सरकारी बैंक को प्राइवेट में दे देता है या फिर बैंक को बंद कर देता है, तो लोग चिल्लाते हैं देखो सब प्राइवेट कर रहा है, सब प्राइवेट कर रहा है। एक्चुअली गवर्नमेंट में सब लॉस मेकिंग है, गवर्नमेंट कंट्रोलिंग सही नहीं है, तो क्या करेगा, प्राइवेट कर रहा है। प्राइवेट में मैनेजमेंट अच्छा होता है, प्राइवेट में काम होता है, सरकार में काम नहीं करता, सरकारी में बिजनेस अच्छे से करता नहीं है। रीजन बहुत सारा है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो पॉइंट इज दैट ये रीजन था सर एलपीजी का, मतलब लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, एंड ओवरऑल ग्लोबल मार्केट सामने आ रहा है। अब भारत के पास भी डब्ल्यूटीओ आ गया, डब्ल्यूटीओ आ गया, तो डब्ल्यूटीओ भी बोल रहे कि अगर आप एलपीजी का पार्ट बनोगे, अगर भारत के मार्केट में फॉरेन कंट्री आएगा, फॉरेन कंट्री का ऐसे देखो, अमेरिका क्यों भारत का मार्केट को पसंद करता है, चाइना क्यों भारत के मार्केट को पसंद करता है, रशिया क्यों भारत के मार्केट को पसंद करता है, यूरोप क्यों भारत के मार्केट को पसंद करता है, बिकॉज इंडिया इज अ बिग मार्केट। अगर अरे भाई 140 करोड़ का आबादी है, मार्केट बहुत बड़ा है, इस मार्केट को पाने के लिए दुनिया पागल है, दुनिया पागल। क्यों सर, रशिया इतना बड़ा देश है, 14 करोड़ का पॉपुलेशन है, ओनली 14 करोड़। इतना बड़ा यूरोप में कुल मिला के 50 करोड़ लोग भी नहीं रहता है। इतना बड़ा अमेरिका में 33 करोड़ लोग रहते हैं। तो मार्केट कहाँ है, इनके पास जो सरप्लस रिसोर्सेस है कहाँ सेल करेगा, कहाँ सेल करेगा, इंडिया में सेल करेगा, चाइना में भी सेल करता है। तो बात क्या है कि ये एलपीजी करके भारत का किस्मत चमका। क्यों, क्योंकि भारत का जो इकोनॉमी, कॉलोनी वाला इकोनॉमी जो था वो तो खत्म हो गया था। अब ऐसे हालत में भारत को पैसा का जरूरत था, तो बाहर का पैसा आया, देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, और वही रीजन है कि आज जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट का जो आप देख रहे हो ना सर, इसका जर्नी स्टार्ट हुआ था लेटेस्ट में 1991 से, और जो बेसिकली एलपीजी के नाम से पॉपुलर है। हेलो सर, प्लीज टेल मी, क्या आप लोगों को कहानी समझ में आया? टेल मी सर, समझ में आया कि नहीं आया? यस है नो सर। कुछ तो बोलो सर। राजन्ना, विदिशा, राज, सनोन, बोलो सर। नयनी, है सर। ओके सर, है सर। ओके सर। श्रद्धा, श्रद्धा বোঝা গেছে? है सर। तो सर, तो फिर मैं आपको बोला था ना, मैं आपको एफडीआई बताऊंगा। करंट इकोनॉमी एफडीआई पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और इस एफडीआई का जर्नी चालू हुआ था किसके कारण, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। अगर लिबरलाइजेशन ना था ना तो एफडीआई ही ना होता। सर हिस्टोरिकल स्केच नहीं बताएं, अच्छा बता देंगे सर, उसके बारे में बता देंगे हिस्टोरिकल स्केच। मतलब एंशिएंट इंडिया कैसा था, ब्रिटिश के अंडर में इंडिया कैसा था, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस कैसा है। वो भी इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस तो मैंने आपको बताया है, बट इंडिया अंडर ब्रिटिश एंड एंशिएंट इंडिया कैसा था। सर एंशिएंट इंडिया बहुत सुंदर था, एंशिएंट इंडिया बहुत सुंदर था। बस मतलब ऐसे बोलते हैं ना, दुआ करो, मतलब जस्ट प्रे, अगर गॉड के पास कुछ मांगना है बस इतना प्रे करो कि हमें एंशिएंट इंडिया दे दे। मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि हमें एंशिएंट इंडिया दे दो सर, हमें न्यू भारत नहीं चाहिए, हमें पुराना भारत चाहिए।
पुराना भारत मतलब एंशियंट भारत। एंशियंट भारत का इकोनॉमी इतना स्ट्रांग था ना सर, इसके लिए मैं कितना बार आपको दिखाया, ये मेरा डेटा नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। एंशियंट इंडिया का इकोनॉमी वर्ल्ड का टॉप इकोनॉमी था। पूरा दुनिया का 30% जीडीपी भारत अकेला बनाता था। पूरा दुनिया का 30% जीडीपी इंडिया अकेला बनाता था। अब देखो ये ब्रिटिश एरा, ये ब्रिटिश एरा में देखो सर, ब्रिटिश एरा कब से कब तक का है, 1793 से लेके 1947 तक, ये ब्रिटिश एरा है। उससे पहले एंशियंट इंडिया है, या फिर आप उसको, अच्छा इससे पहले मुगल इकोनॉमी भी है, ठीक है। अच्छा उससे पहले ये इंडस वैली है, वेस्ट कोस्ट का इकोनॉमी है, सिल्क रूट का इकोनॉमी है, और फिर मुगल एम्पायर, जो ब्रिटिश आने तक मुगल एम्पायर इंडिया में शासन किया है। 1500 से लेके 1700 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। 1400 1500 से लेके 1700 तक, अप टू ब्रिटिश आने तक। लेकिन सर आप जीडीपी का एक इतिहास देखो, वर्ल्ड का जो टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता था, ठीक है, उसमें ये ऑरेंज लाइन जो है, दिस वन, ये इंडिया है। इसमें आप देखो, अगर आप फ्रॉम 1C मतलब क्रिश्चियन एरा, सी मतलब क्रिश्चियन एरा, मतलब जीसस के जन्म के बाद, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से लेके जो क्रिश्चियन एरा स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम 1 CE टू 1500 CE, लुक एट दिस सर, फ्रॉम 1 CE टू 1500 CE, 1500 साल, 1500 साल, इंडिया वर्ल्ड का टॉप जीडीपी मेकर था। मतलब पूरा दुनिया एक तरफ और भारत एक तरफ, इसीलिए तो गोल्डन बर्ड्स। आप समझ रहे हो। अब एक मजा का बात देखो, मैंने आपको जो भी बोला उसका फैक्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अच्छा इंडिया के साथ साथ चाइना भी बहुत डेवलप था, उसका रीजन भी आप देख पा रहे हो, जो रेड लाइन है वो चाइना का लाइन है। देखो जो रेड लाइन है वो चाइना का लाइन है, और चाइना भारत के साथ साथ ही चलता था। लेकिन अगर 1500 तक देखा जाए तो चाइना भारत से पीछे ही था। लेकिन 1500 से बाद चाइना भारत को क्रॉस किया, फिर भारत फिर से एक बार चाइना को क्रॉस किया, लेकिन उसके बाद चाइना बहुत ज्यादा हाई चला गया था। उसके बाद धीरे 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 भारत का इकोनॉमी डे बाई डे गिरता जा रहा है, डे बाई डे गिरता गया। लेकिन लेटेस्ट में फिर से उठना चालू हुआ, देख रहे हैं आप। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, फ्रॉम 1500 से लेके 1947 तक भारत का जीडीपी डे बाई डे गिरता गया। क्यों क्यों गिरा सर, क्यों गिरा? बिकॉज भारत भारत नहीं था, और भारत कॉलोनी बन चुका था। इंडिया कभी मुगल इंडिया, इंडिया कभी ब्रिटिश इंडिया, इंडिया कभी पोर्टुगीज इंडिया, इंडिया कभी फ्रेंच इंडिया, इंडिया कभी तुर्की इंडिया। आप समझ रहे हो ना, इंडिया कभी स्पेनिश इंडिया। अरे भाई असली इंडिया तो था ही नहीं। और ये पीरियड बेसिकली भारत का कॉलोनियल एरा है, और इस कॉलोनियल एरा में भारत का इकोनॉमी लास्ट 500 साल में डे बाय डे, ईयर ऑन ईयर, 500 लास्ट 500 ईयर्स भारत के इकोनॉमी में सिर्फ डिग्रेडेशन आया है, सिर्फ डिग्रेडेशन, फ्रॉम 1500 से 1950 तक। मतलब भारत का जो था वो धीरे धीरे खत्म हुआ, लूटपाट चालू हुआ। लेकिन सर अगेन मैं आपको अभी एलपीजी के बारे में बता रहा था ना, लिबरलाइजेशन, लुक एट दिस, फ्रॉम 1973 से लेके 2003 के गैप को देखो। ये 1991 में, ये जब से एलपीजी चालू हुआ है उसके बाद से इंडियन इकोनॉमी फिर से ग्रोथ लेना चालू किया। ये तो 2003 है, मजा का बात है कि ये अभी बहुत ज्यादा आगे चल गया, अभी ऐसे हालत में होगा, मतलब ऑलमोस्ट 10%, बिकॉज अभी इंडिया वर्ल्ड के फिफ्थ लार्जेस्ट जीडीपी में करे सर। तो 2003 से 2022 में भारत का ग्रोथ और भी हाई है। तो ये सब कहानी क्या बताता है कि भारत क्या फिर से बढ़ेगा? अरे बिल्कुल बढ़ेगा। जिसका 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 बेस ही ग्रोथ है, जिसका जो दुनिया में हमेशा से, ऐसा कंट्री बता सकते हो सर जो भारत जैसे राज कर पाया?
मतलब इतना लंबा समय तक, मतलब लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन अगर लास्ट 2000 साल में किसी ने देखा है तो कौन देखा है? इंडिया ने ही देखा है। मतलब इवन आज के डेट में सबसे डेवलप नेशंस, मतलब सबसे डेवलप पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की किसको माना जाता है? आज के डेट में सबसे डेवलप माना जाता है यूरोप को। सबसे डेवलप मतलब ओवरऑल अगर कोई कंटिनेंट सबसे ज्यादा लेटेस्ट टाइम पे डेवलप रहा है तो वो यूरोप ही है। लेकिन यूरोप भी भारत जैसा इतना लंबा टाइम का डेवलपमेंट नहीं देखा। और माइंड सर, भारत का मतलब है ये भारत। ये एक्चुअली फ्रॉम इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या मतलब क्या? इंडियंस का एशिया, दैट्स वाई इंडोनेशिया। फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान नहीं, फ्रॉम अफगानिस्तान। फ्रॉम अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक भारत है। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जीडीपी मेकिंग कंट्री हुआ करता था। और एक आध टाइम नहीं सर, 1500 ईयर्स लॉन्ग जर्नी। 500 साल हुआ होगा जो ब्रिटिश, मतलब सॉरी यूरोप ये एंजॉय कर रहा है। फिर से दिन आएगा भारत का, ये मेरा विश्वास है। बिकॉज ये जो साइक्लिक सिस्टम है ना, वो साइक्लिक सिस्टम रहेगा। लेकिन बीच में अभी अमेरिका का भी टाइम बना है ना, चाइना का भी टाइम है। चाइना भी अच्छा कर रहा है आजकल, तो चाइना का टाइम चल रहा है अभी। अभी सबसे ज्यादा किसका टाइम चल रहा है? अभी चाइना और अमेरिका का टाइम चल रहा है। ये दोनों सबसे ज्यादा ग्रोथ स्टेज में। लास्ट 200 ईयर्स अगर किसी कंट्री ने सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाया तो वो चाइना है, सॉरी यूएसए है। और सबसे फास्टेस्ट ग्रो अगर किसी ने किया है तो वो चाइना है। और चाइना के साथ साथ अगर किसी ने ग्रोथ चालू किया है तो वो इंडिया है अगेन। और इसके पीछे भारत का एलपीजी पॉलिसी बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। तो मैं आपको थोड़ा एफडीआई में लेके चलता हूं। जब बात आता है एफडीआई, इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मतलब फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी, फॉरेन म्यूचुअल फंड कंपनी जो इंडिया में इन्वेस्ट करता है, ठीक है सर। फॉरेन म्यूचुअल फंड कंपनी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी जो इंडिया में इन्वेस्ट करता है। बट आई मस्ट से नाउ अबाउट एफडीआई। तो एफडीआई क्या है और एफडीआई के बारे में थोड़ा डिटेल्स जानकारी, ठीक है। मतलब जो बेसिकली किसके कारण हुआ है सर? एफडीआई बेसिकली एलपीजी के कारण ही हुआ है। अगर एलपीजी ना होता तो आज एफडीआई ना होता। और एफडीआई होने के बाद, एफडीआई होने के बाद क्या हुआ है ये भी देखो। सब देखो सर। A foreign direct investment is an investment in the form of controlling ownership in a business in one country by an entity based in another country. Try to understand what is FDI. सर देख रहे हो ना आप लोग? मैंने फ्रेश डिस्कशन स्टार्ट किया, इतना देर से मैं आपको बैकग्राउंड समझा रहा था, मैंने आपको एलपीजी समझाया, अभी मैं आपको एफडीआई में स्पेशल बात कर रहा हूँ। क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो सर? प्लीज टेल मी। सर बोलो सर, यस नो कुछ तो बोलो। नो साउंड फ्रॉम एनीवन, कुछ तो बताओ। आवाज আসছে আমার? হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পারছিস তো? হ্যাঁ। ओके सर। So now how foreign direct investment work? क्या बता रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग ओनरशिप इन अ बिजनेस इन वन कंट्री बाय एन एंटिटी बेस्ड इन अनदर कंट्री। मतलब फॉरेन कंट्री अपन, जैसे मानो यूएस का कोई कंपनी इंडियन किसी एंटिटी को कंट्रोल कर रहा है, इट इज thus distinguished from a foreign portfolio investment by a notion of direct control। मतलब डायरेक्टली आप किसी दूसरे कंट्री के बिजनेस पे कंट्रोलिंग लाते हो। मजा का बात है कि आजकल भारत भी फॉरेन में कंपनी चलाता है, जानते हो? इंडिया भी आजकल फॉरेन में दूसरे कंट्री के कंपनी को चलाते हैं, जैसे कि टाटा। देयर इज अ टू फेमस इंटरनेशनल कार ब्रांड, लैंड रोवर एंड जैगुआर।
नाम तो सुना होगा, बट ये लैंड रोवर जैगुआर टाटा का है। हीरो मोटर्स ऑफ इंडिया वर्ल्ड का बहुत सारे कंट्री का छोटा छोटा कंपनी को परचेज कर चुका है। मतलब जिसके कारण 1991 में भारत ने दूसरे देश को बोला था कि भाई आओ हमारे देश के बिजनेस को डेवलप करो। आज भारत का जरूरत पड़ता है दुनिया के दूसरे देशों में कि भारत भी जाके उनके देश के बिजनेस को कंट्रोल करता है। ये दिन भी देखना चालू हो गया सर। और ये दिन, ये जो टाइम आया है ना, यही देश का डेवलपमेंट का सबसे बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट है। So broadly, foreign direct investment includes merger, acquisition। अब merger क्या होता है? जब दो बड़ा कंपनी मार्ज होता है, मार्ज होना मतलब एक हो जाना। एक्विजिशन, कोई बड़ा कंपनी छोटा कंपनी को ले लेता है। बिल्डिंग न्यू फैसिलिटीज, री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट्स, मतलब आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हो। अर्न फ्रॉम ओवरसीज ऑपरेशंस, ओवरसीज मतलब फॉरेन से कुछ कमा के किसी दूसरे बिजनेस से इनकम करके लाना। एंड इंट्रा कंपनी लोन्स, मतलब एक बड़ा कंपनी दूसरे छोटा कंपनी को लोन प्रोवाइड करता है। एफडीआई इज द सम ऑफ इक्विटी कैपिटल। एफडीआई क्या है? बिजनेस के इक्विटी कैपिटल होता है, मतलब आपके बिजनेस में कोई फॉरेन पूंजी आ रहा है, लेकिन लोन के तौर पे नहीं सर, बेसिकली शेयर होल्डिंग के तौर पे। लोन नहीं है, ये ओन कैपिटल है। बेसिकली कोई आपके बिजनेस पे कैपिटल दे रहा है सर, और कुछ नहीं, बदले में ओनरशिप लेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है। लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 4 years, 5 years, 6 years, 10 years, 20 years। शॉर्ट टर्म कैपिटल एज शोन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मतलब ये कहां से पता चलता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता चलता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ मतलब करंट अकाउंट क्या है, इसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा सर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है, मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा इसके बारे में। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे काम करता है। बेसिकली ये कंट्री का अकाउंट्स है, ये कंट्री का अकाउंट्स है, ठीक है, कि कितना आप बैलेंस ऑफ पेमेंट हो आपका, कितना बैलेंस ऑफ ट्रेड हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये करंट अकाउंट मेंटेन होता है कंट्री का, उसमें ये सब पता चलता है। बट अभी मैं ना करंट अकाउंट मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड में बात नहीं करूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिकली एफडीआई में ही फोकस रखूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में बारे में बात बताऊंगा, ठीक है। ये करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ कंट्री, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स में 11-12 में पढ़ता है स्टूडेंट्स, ठीक है। बट डोंट वरी, वहां पर पढ़ना और प्रोफेशनल लेवल में पढ़ाई करने में फर्क है ना सर, तो बताऊंगा। तो बेसिकली एफडीआई यूजुअली इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशंस इन मैनेजमेंट, जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर जैसे मारुति सुजुकी, किसी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना मतलब किसी का बिजनेस कैसे चलेगा उसके बारे में कंट्रोल ले लेना। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज, आप अपना टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करते हो। किसी का टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी किसी और को दे रहा है। जैसे इंडिया में गूगल किसी को अपना टेक्नोलॉजी देता है, बहुत सारे कंपनीज को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है ना। तो आप अपना टेक्नोलॉजी देते हो। जैसे अमेजन भारत के बहुत सारे बिजनेस में टेक्नोलॉजी देके रखा है। जैसे किसी के पास पैसा है, जैसे फ्लिपकार्ट, अब फ्लिपकार्ट के बारे में तो जानते हो सर, एग्जाम्पल के लिए बहुत एग्जाम्पल है, बस जो आप लोग कनेक्ट कर पाओगे मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसा एग्जाम्पल उठाने का। ये देखो सर, ये है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक प्राइवेट कंपनी है सर। फ्लिपकार्ट कोई स्टॉक मार्केट पब्लिक लिस्टेड कंपनी नहीं है अभी तक, हो सकता है बाद में हो जाए। फ्लिपकार्ट को बनाया था दो फ्रेंड ने, सचिन एंड बिनी। भाई नहीं है, टाइटल देख के बहुत लोग समझता है कि भाई है, बट दे आर नॉट ब्रदर्स, दे आर बेसिकली फ्रेंड्स। लेकिन अभी इन दोनों में से एक जन बिजनेस पे और नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली सचिन नहीं है, याद नहीं है कौन नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली एक तो नहीं है सर, एक छोड़ के चला गया। लेकिन अभी भी नाम तो आएगा, बिकॉज फ्लिपकार्ट को बनाने वाला यही लोग था। ये फ्लिपकार्ट का ऑफिस है, ठीक है, फ्लिपकार्ट को बनाने वाला यही लोग था। लेकिन बाद में अभी कौन चलाते हैं फ्लिपकार्ट को सर? अभी फ्लिपकार्ट में ये देखो सर, 72% स्टेक वॉलमार्ट का है। 72%। अब वॉलमार्ट कौन है सर? वॉलमार्ट अमेरिका का सबसे बड़ा रिटेल मार्केट वाला कंपनी, बहुत बड़ा। मतलब आज जो हम लोग मॉल कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये मॉल कॉन्सेप्ट को दुनिया में अगर किसी ने लाया तो ये वॉलमार्ट नहीं लाया एक तरह का, और ये अमेजन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। तो फ्लिपकार्ट इंडिया का अमेजन था। अब फ्लिपकार्ट के पास पैसा नहीं था,
जो अमेजन को टक्कर दे। अब अमेजन को टक्कर देने के लिए अमेजन का अमेरिका का जो काउंटर पार्ट, मतलब जो कॉम्पिटिटर, वो फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट कर दिया और अभी अमेजन को इक्वल लेवल में टक्कर देता है इंडिया में। और मोस्ट प्रोबेबली भारत का सबसे ज्यादा ऑनलाइन सेलिंग फ्लिपकार्ट में ही होता है, अमेजन से भी ज्यादा आज के डेट में, बिकॉज वॉलमार्ट के पास इतना कैपिटल है जो वो फ्लिपकार्ट में इंक्लूड किया है ड्यू टू एफडीआई कॉन्सेप्ट। एंड इसके साथ साथ नॉट जस्ट फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट, टेंसेंट इज देयर, टाइगर ग्लोबल अमेरिकन एक कंपनी है, सॉफ्टबैंक ग्रुप जापान का है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, ये सभी कंपनीज फ्लिपकार्ट में अपना इन्वेस्टमेंट रखा है। और क्योंकि वॉलमार्ट का स्टेक मोर देन 51% है, तो अभी इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वॉलमार्ट है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि भले ही फ्लिपकार्ट भारत का कंपनी है, बट फ्लिपकार्ट का पापा पिता माता अमेरिका है। क्यों? क्योंकि उसी का तो पैसा है। आज जो फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन है, उसका सबसे बड़ा अकाउंट किसके हाथ में है? सबसे बड़ा परसेंटेज वॉलमार्ट के हाथ में। नॉट जस्ट फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट के अंडर में चलता है मिंत्रा, फ्लिपकार्ट के अंडर में चलता है फोन पे, फ्लिपकार्ट के अंडर में चलता है ई-कार्ट लॉजिस्टिक, जीप्स, क्लियर ट्रिप, ये सभी फ्लिपकार्ट का ही कंपनी है। और इन सभी बिजनेस में वॉलमार्ट का ओवरऑल फ्लिपकार्ट में 72% एफडीआई है। और फ्लिपकार्ट को मैनेज भी वॉलमार्ट कर रहा है। क्लियर सर? बात समझ में आया? बोलो। सर। ठीक है, नाउ ये है एफडीआई का असर। आज आप फ्लिपकार्ट को बड़ा देख रहे हो, यस अच्छा है, बट देखो यहाँ पर एक और एक चीज देखो। आज फ्लिपकार्ट में नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है? एज पर 2016 देयर इज 30,000 एम्प्लॉयज इन यूएस, इन फ्लिपकार्ट। बट ये 30,000 एम्प्लॉय क्या यूएस का है? नहीं सर, इंडिया का है। ये तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। अब डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितना है? कितना सारा डिलीवरी बॉय काम करता है, कितना सारा डिलीवरी एजेंसीज है, कितना सारा सेलर्स है जो फ्लिपकार्ट के थ्रू से अपना प्रोडक्ट सेल करता है। तो डू यू अंडरस्टैंड इकोनॉमिकली ये बिजनेस पॉलिसी कैसे हेल्प करता है? जस्ट लुक एट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 30,000 है, चलो बहुत अच्छा। से फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप फ्लिपकार्ट से कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हो, चलो कोई फर्नीचर लें, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। ओहो, अच्छा चलो टीवी ले लेते हैं, मेरे को ऐसे किसी को कुछ लेना नहीं है, बस दिखाना है। अब आप ये देखो कि एक इन्वेस्टमेंट फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट के इन्वेस्टमेंट के कारण आज फ्लिपकार्ट के थ्रू से कितना सारा लोगों का इनकम होता है। देखो डायरेक्टली नजर आ रहा है, बैंक कमाता है यहाँ से। अगर किसी बैंक का कैश क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू से बैंक का बिजनेस बढ़ता है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। अच्छा उसे छोड़ो, डायरेक्ट बिजनेस देखो। कल मेरे घर में ये टीवी पहुंच जाएगा बोल रहे हैं, कौन पहुंचाएगा? डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय किसी ना किसी फ्लिपकार्ट का जिनका एजेंसी है, जो फ्लिपकार्ट का जो हब है, उनके थ्रू से डिलीवरी के थ्रू से हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर डिलीवरी एजेंट का कितना सारा काम हो गया। तो हुआ ना सर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। एक डिलीवरी बॉय कम से कम, मैंने जितना बात करके जाना, कम से कम मंथली 20 से 25,000 एवरेज कमाता है, कम से कम। ज्यादा भी कमाने वाला जगह है, बट कम से कम 20-25,000 कमा लेता है एक डिलीवरी बॉय। नाउ सेलर, सर इस टीवी को फ्लिपकार्ट नहीं सेल कर रहा है, इस टीवी को सेल कर रहा है सर ट्रेड PLFI ईकॉम बोल के कोई कंपनी है, ये कंपनी इस टीवी को सेल कर रहा है। ये देखो, रिटेलर ऑफ मोबाइल हाउस होल्ड अप्लायंसेज लाइफस्टाइल प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड लैपटॉप्स। तो बेसिकली ये फ्लिपकार्ट नहीं है, ये कोई सेलर है जो फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म के थ्रू से टीवी बेच रहा है। सो अगर ये कंपनी टीवी बेचता है तो ये कंपनी का भी बिजनेस हो रहा है, और ये भी अपने कंपनी पे 4-5 लोगों को कम से कम तो रखा ही होगा। ऐसा कितना सारा सेलर है, ऐसा कितना सारा डिलीवरी बॉय है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी को बिजनेस दे रहा है, और ओवरऑल देश के इकोनॉमी में डेवलपमेंट क्रिएट हो रहा है, लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है, बिजनेस हो रहा है। और इनको देखभाल करने के लिए आप जैसे लोग भी ज्वाइन करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट में जैसे एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया, 30,000 एम्प्लॉय में इसमें कौन है सर? सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, है ना, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, इसमें कंपनी सेक्रेटरीज होगा, इसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे बिना सीए का काम कैसे बनेगा? बिना सीएस का बिजनेस का मैनेजमेंट कौन संभालेगा? लीगल प्रोसेस कौन देखेगा?
और बिना सीएमए का बिजनेस का कॉस्टिंग कौन हैंडल करेगा? सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक इन्वेस्टमेंट कितना सारा जॉब क्रिएट कर रहा है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज हाउ बिजनेस वर्ल्ड एक्चुअली वर्क. पैसा कोई खराब चीज नहीं है, बट पैसा का प्रॉपर यूज होना जरूरी है. जब पैसा का गलत यूज होता है, तो जैसे आजकल बंगाल में देख रहे हो ना आप लोग, पैसा का मिसयूज किसको बोलते हैं? देखो सर, जो 50 करोड़ 100 करोड़ लोगों का घुस का पैसा पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े नेता के हाथ में है, तो वो स्टेट का क्या होने वाला है सर? कुछ नहीं होने वाला. 100 करोड़ में कितना बिजनेस बन सकता है, आपको आइडिया है? ये जो 50 करोड़ का सिर्फ कैश निकला है अभी तक, बंगाल का पॉलिटिक्स में खबर है ना आप लोगों को? खबर रखिए. ये लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, कोई एजुकेशन मिनिस्टर है तो कोई बिजनेस मिनिस्टर, बाप रे बाप, कॉमर्स मिनिस्ट्री है जिनको जेल पे दिया. अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जस्ट समझा करो. ये लोग मिनिस्टर है, कॉमर्स मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर. 50-50 100-100 करोड़ इनके पास कैश निकल रहे हैं, इनके गर्लफ्रेंड के पास से कैश निकल रहे हैं. और जमीन का तो खत्म नहीं सर, इतना रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है क्या बताऊं आपको. सिर्फ कोलकाता के अंदर इनका कम से कम 50 से 100 फ्लैट है, प्राइवेट बंगला है. पूरा बंगाल में, पूरा वेस्ट बंगाल में कम से कम 100 बीघा के आसपास जमीन है इनका. कहां से बनाता है रे भाई? पब्लिक का पैसा, हमारा टैक्स का पैसा, और उसको लेके मस्तीबाजी, और लोगों को से जो घूस लिया है जॉब देने के नाम पे. नाउ पॉइंट इज व्हाट सर, पॉलिसी मेकर जब गलत पॉलिसी करता है तब स्टेट का हालत ऐसा होता है. चाहे वो स्टेट वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो स्टेट ओडिशा हो, चाहे वो स्टेट बिहार हो, जो भी स्टेट में ऐसा हुआ है. ओडिशा ऐसे पहले से काफी डेवलप कर रहा है, बट वहां पर भी प्रॉब्लम है. बट आजकल बंगाल का प्रॉब्लम जरूरत से बहुत ज्यादा. जेन्युइन पॉइंट है. मैं तो कोई बाहर से नहीं बोल रहा हूँ, जो दिख रहा है वही बता रहा हूँ, और जो मैं देख रहा हूँ आप भी देख रहे हो. अब पैसा क्या है? पैसा एक यूटिलाइजिंग प्रोडक्ट है, एक ऐसा यूटिलाइजिंग एसेट्स है पैसा, जिससे कितना कुछ बन सकता है. दुनिया बदला जा सकता है पैसे से, बट अगर पैसा का मिसयूज हो तो दुनिया खत्म भी हो सकता है, जो चल रहा है. अब प्लीज, बंगाल मीन्स बिजनेस बोल के हमारे वेस्ट बंगाल का पॉलिटिशियंस बड़ा बड़ा बैनर लगाता है. एक एक बैनर के पीछे 20-20 हजार खर्चा करता है. बैनर लगा के बिजनेस नहीं होता. बंगाल मीन्स बिजनेस बोलने से बिजनेस नहीं होता. इको पार्क में, बड़ा बड़ा होटल में मीटिंग करने से बिजनेस नहीं होता. पता है ना आप लोगों को? इको पार्क में बड़ा बड़ा ऑडिटोरियम, वहां पर बिजनेस समिट होता है. लेकिन क्या उसमें बिजनेस होता है क्या? बिजनेस इज अ ग्राउंड लेवल एक्टिविटी. बिजनेस इज अ ग्राउंड लेवल एक्टिविटी. ग्राउंड लेवल में कैपिटल इन्वेस्ट करो, लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट करो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाओ, लोगों को हैंडक्राफ्ट का काम सिखाओ, लोगों को आईटीआई का काम सिखाओ, लोगों को अकाउंट्स का नॉलेज दो, लोगों को टैक्सेशन का नॉलेज दो, तब बिजनेस होता है. ग्राउंड लेवल में काम धंधा नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, और लोगों के टैक्स के पैसे से देश को बर्बाद कर रहे हैं. और इधर देखो प्राइवेटली बिजनेस कैसे मैनेज हो रहा है. तो क्यों ना गवर्नमेंट सब कुछ प्राइवेट करेगा? क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में रहता है तो करप्शन होता है. इससे अच्छा प्राइवेट हो जाए, कम से कम बिजनेस तो चलेगा, एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्टली बिजनेस तो बिल्डअप होगा. ये प्रॉब्लम 91 के टाइम पे और ज्यादा था. अभी जैसे कुछ कुछ स्टेट में है, उस टाइम पे ये पूरा भारत में था. अभी बहुत सारा स्टेट इससे बाहर निकल के आया कंपेरेटिव, बहुत ज्यादा. तो दैट इज द पॉइंट सर, कि एफडीआई क्या कर सकता है. लेकिन अगर एफडीआई का मिसयूज होना चालू हो जाए, वो भी प्रॉब्लम कर देगा. मतलब कंट्रोलिंग सरकार के हाथ में होना चाहिए, नहीं तो फिर से कॉलोनी बन सकता है. ठीक है, तो कॉलोनी तो बनने नहीं दे सकते सर, कुछ भी हो जाए. सो ज्वाइंट वेंचर कराओ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कराओ, एक्सपर्टीज दो. स्टॉक ऑफ एफडीआई इज द नेट आउटवर्ड एफडीआई माइनस इनवर्ड एफडीआई. जितना एफडीआई भारत से बाहर जाता है और जितना एफडीआई
भारत बाहर से लेता है, उसको स्टॉक ऑफ एफडीआई कहते हैं। क्यूमुलेटिव एफडीआई फॉर एनी गिवन पीरियड। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूड्स इन्वेस्टमेंट थ्रू परचेज ऑफ शेयर्स। डायरेक्ट इन्वेस्ट के अंदर शेयर परचेज करने को बाहर किया गया है इफ दैट परचेज रिजल्ट्स इन एन इन्वेस्टर कंट्रोलिंग लेस देन 10% ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में उसको बाहर रखा गया है, शेयर परचेज करने में नहीं, आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। मतलब हम लोग जैसे शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं ना, शेयर को इन्वेस्ट करने, मतलब शेयर लेने के आप जो कॉन्सेप्ट है उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं रखा गया। नाउ पॉइंट इज दैट एफडीआई इन इंडिया का करंट सिनेरियो। चलो देखते हैं करंटली क्या हालत है। सर, foreign direct investment in India is a major monetary source of economic development in India. Foreign companies invest directly in fast-growing private auspicious business to take benefit of cheaper wages, सस्ता wages, and changing business environment of India. Economic liberalizations started in India in the wake of 1991 economic crisis. मैं इसका कहानी आपको ऑलरेडी बता दी। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस, एंड सिंस देन एफडीआई, तभी से इंडिया में एफडीआई का स्टीडी इंक्रीज होते गया है, which subsequently generated more than 10 million jobs. 10 million. 1 million equals to 10 lakh. So 10 million equals to 1 crore. Okay na sir? More than 1 crore jobs एफडीआई के कारण क्रिएट हुआ है। डायरेक्ट जॉब्स, दिस इज अ डायरेक्ट जॉब्स ऑन 17 अप्रैल। और ये जो भी मैं डेटा बोल रहा हूँ ये बेसिकली इंटरनेशनल डेटा है। मतलब आप बोलोगे कि सर सरकार का डेटा नहीं है, सरकार तो इन्फ्लेट करके 1 करोड़ को 2 करोड़ बोल देगा, है ना, कोई अपने बारे में खराब तो बोलता नहीं है ना, लेकिन ये न्यूट्रल डेटा है। 17 अप्रैल 2020 इंडिया चेंज इट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी टू प्रोटेक्ट इंडियन कंपनीज। अब देखो सर, अगर हर जगह में बाहर का पैसा घुस जाएगा तो फिर इंडिया का क्या होगा और इंडियन बिजनेस का क्या होगा। तो 2020 में इंडियन कंपनीज का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था उसके गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लिया। अपॉर्चुनिटीज टेक ओवर्स एक्विजिशंस ऑफ इंडियन कंपनीज, बहुत सारे बाहर का कंपनीज के पास ज्यादा पैसा है, गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा है, तो वो इंडियन कंपनी को अपने अंदर ले रहा है, तो इसमें भारत का कंपनी खत्म हो जाएगा। तो ड्यू टू करेंट कोविड-19 पैंडेमिक, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, while the new FDI policy does not restrict market, the policy ensures that all FDI will now be under scrutiny of Ministry of Commerce and Industry. मतलब भारत में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के स्क्रूटिनाइज के थ्रू से होगा। ऑटोमेटिक रूट भी एक होता है सर, 2 रूट है एक्चुअली, एक ऑटोमेटिक रूट और एक गवर्नमेंट रूट। ठीक है, अगर किसी को फॉरेन पैसा को भारत के कंपनी में लगाना है तो इसके लिए एक ऑटोमेटिक रूट है। तो ऑटोमेटिक रूट में देयर इज एफडीआई इज अलाउड विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ना तो आपको गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए और ना ही आपको रिजर्व बैंक का परमिशन चाहिए, बस कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज होना चाहिए। ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई का फ्लो थोड़ा हाई होता है, बट गवर्नमेंट रूट से रेस्ट्रिक्शन होता है। प्रायर अप्रूवल बाय गवर्नमेंट इज नीडेड वाया दिस रूट। द एप्लीकेशन नीड्स टू बी मेड थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल which facilitates single window clearance of FDI application under approval route. अगर गवर्नमेंट अप्रूव करेगा तो होगा, तो स्लो प्रोसेस है। The application will be forwarded to the respective ministries which will act on the application as per the standard operating procedures. Foreign Investment Promotion Board is there, which was the responsible agency to oversee the route was abolished on 24th May 2017. जो abolished हो चुका है उसमें नहीं मिलेगा। It held its last meeting on 17th April, जो 245वां मीटिंग था, on 24th May 2017. Foreign Investment Promotion Board was scrapped by Union Government. गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड को स्क्रैप किया। उसके बाद से द वर्क रिलेटिंग टू प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफडीआई एंड अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट देयर ऑन एक्सटेंड एफडीआई पॉलिसी एंड फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट shall now be handled by the concerned ministries. अभी ये पूरा का पूरा मिनिस्ट्री देखता है, डिपार्टमेंट विद कंसल्टेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, which also issue standard operating procedures for processing of application and decision of the government under extent of FDI policy. So basically गवर्नमेंट रूट थोड़ा स्लो है, बट गवर्नमेंट रूट में स्क्रूटिनाइज होता है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी मार्केट से पैसा ले और इंडियन कंपनी को भी खतरा हो जाए। तो इंडियन कंपनी को खतरा में नहीं देना है सर, इंडियन कंपनी को डेंजर में नहीं डालना है।
एफडीआई का ना कुछ टाइप्स भी होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, and two other types is conglomerate and platform. Horizontal में under this type of FDI a business expands its inland operation to another country. The business undertake the same activities but in foreign country. And vertical में क्या होता है, business expands into another country, दूसरे country में आप अपना business लगाते हो by moving to a different level of supply chain. Thus business undertake different activities overseas but these activities are related to main business. Conglomerate क्या है, under this type of FDI a business undertakes unrelated business activities in a foreign country. Unrelated मतलब आपकी एक्टिविटी से थोड़ा अलग है. This type is uncommon as it involves the difficulty of penetrating a new country and an entry entirely new market. Conglomerate मतलब जिसका different country में different business activity होता है. And platform, platform में क्या होता है, business expands into another country but the output from business is then exported to a third country. मतलब आप किसी दूसरे बिजनेस कंट्री में एक्सपैंड करते हो बट उसका एक्सपोर्ट किसी और कंट्री में जाता है. जैसे रिसेंटली प्लेटफॉर्म का बात करें तो भारत में जैसे कोविड-19 का एक वैक्सीन आया था ऑक्सफोर्ड के थ्रू से, ऑक्सफोर्ड लैबोरेटरी भारत में पूनावाला के साथ मिलके कोविशील्ड वैक्सीन को भारत में बनाया और फिर वही कोविशील्ड वैक्सीन का एक परसेंटेज अफ्रीकन नेशंस में या फिर साउथ अमेरिकन नेशंस में भारत के थ्रू से दिया गया, जिसमें भारत को इनकम रहा. सो व्हाट इज द पॉइंट कि देयर आर एफडीआई का भी कुछ तरीका होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमरेट, प्लेटफॉर्म, ठीक है, टाइप्स ऑफ एफडीआई. एंड मैं आपको दोनों और रूट के बारे में बताया. रिसिपेंट, सर द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 by United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, these are also general knowledge. हाँ सर, the World Investment Report 2020 UNCTAD मतलब United Nations Conference on Trade and Development said that India was the 9th largest recipient of FDI in 2019. 51 billion of inflow during the year, an increase from 42 billion of FDI received in 2018. मतलब 2018 में 42 बिलियन था, 2019 में 51 बिलियन हो गया. When India ranked 12 among the top 20 host economies in the world. पहले 12 रैंक में था, अब 9th रैंक में. Development Asia region, India was among top 5 host economies for FDI. The report said that global FDI flows are forecast to decrease by up to 40% in 2020 because of corona. From their 2019 value of US dollar 1.54 trillion, according to Financial Times in 2015, India overtook China, United States as the top destination for FDI. मतलब अभी चाइना से भी ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड यूएस से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है. India attracted 31 billion investment compared to 28 billion and 27 billion China and USA. मतलब इंडियन मार्केट में ग्रोथ देख पा रहे हो सर? देखो देखो, अपने देश के बारे में जानो सर, जानो. जितना जानोगे कम पड़ जाएगा. Data for 1920 indicate that service sector attracted the highest FDI equity inflow. सबसे ज्यादा सर्विस में आया है, followed by computer software, hardware, telecommunications and trading. ये सब चीज में इन्फ्लो हो रहा है. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है? Government of India has amended FDI policy to increase. Government of India FDI to increase FDI inflow in 2014. The government increased foreign investment upper limit from 26 to 49% in insurance sectors. पहले इंश्योरेंस में 26% आता था, अभी इंश्योरेंस में भी 49%. It also launched Make in India initiative in September 2014, under which FDI policy for 25 sectors was liberalized further. As in April 2015, FDI inflow in India increased by 48% since the launch of Make in India. मतलब मोदी जी ने ये बताया सबको कि भाई अगर बिजनेस इंडिया में करना है, भले ही कंपनी फॉरेन का हो बट बनाओ इंडिया में. मेक इन इंडिया. इसीलिए देखना आजकल ओप्पो, वीवो, रियलमी, कंपनी तो चाइना का है बट प्लांट इंडिया में बनाया गया, तभी मेक इन इंडिया चालू हुआ है. In May 2020, government increased FDI in defense manufacturing under the automatic route. 49% से 74% बढ़ा दिया. मतलब भारत का जो डिफेंस प्रोडक्ट है, मिसाइल्स, फिर आपका गन्स वगैरह, जो डिफेंस का प्रोडक्ट है, जो वार में जरूरत होता है, उसमें भी भारत बहुत अच्छा कर रहे हैं. और रिसेंटली भारत ने एक मिसाइल्स तो मतलब म्यांमार को सबसे ज्यादा अगर डिफेंस का प्रोडक्ट कोई सेल करते तो इंडिया है. फिलीपींस को रिसेंटली भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल सेल किया, वो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइस में.
तो पॉइंट इज दैट 91 का क्लोज्ड इकोनॉमी अभी दुनिया का सबसे पसंदीदा मार्केट बन गया। FDI policies for restricting opportunistic takeovers of acquisition of Indian companies from neighboring nations. In March 2020, government permitted non-resident Indians to acquire 100% stake in Air India. NRI को एयर इंडिया में 100% स्टेक लेने के लिए भी परमिशन दे दिया। बाद में एयर इंडिया को टाटा ने खरीदा रिसेंटली। ठीक है सर, समझ रहे हैं ना? कोरोना वायरस में एफडीआई का थोड़ा फ्लो कम हुआ है, नो डाउट। यहाँ पर डेटा है सर कि कौन से सेक्टर्स में कितना लिमिटेशंस है। क्या हर सेक्टर्स में 100% तो फिर भारत का कंपनी और भारत का नहीं रहेगा, सब फॉरेन कंपनी बन जाएगा। तो इसका एक पूरा डेटा है जहां पर आपको ये पता चलेगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, 10% of India's GDP is based on construction activity. Indian government has invested 1 trillion on infrastructure from 2012 से 2017. 40% of this 1 trillion had to be funded by private sectors. 100% FDI under automatic route is permitted to construction sector for cities and townships. सिटी एंड टाउनशिप बिल्डअप करने में 100% FDI अलाउड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन sectors in India is rapidly growing and India is poised to become global electronics manufacturing hub. मतलब बहुत जल्दी भारत वर्ल्ड का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है और उसका जो एक्सपोर्ट होगा वो 180 बिलियन का $US का 2025 तक बन सकता है। ये इंटरनेशनल प्रोजेक्शन है सर। तो भारत को समझो, भारत की इकोनॉमी को समझो और भारत का पॉलिसी को समझो जो भारत करेंटली चल रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, FDI इन IT सेक्टर इज द बिगेस्ट इन इंडिया। भारत दुनिया में IT में सबसे नंबर 1 है। लॉट्स ऑफ ग्लोबल कंपनीज गॉट देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिस इन इंडिया। बैंगलोर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद आर कंसिडर्ड टू बी ग्लोबल IT हब्स। ग्लोबल IT हब्स। ऑटोमोटिव मतलब ऑटोमोबाइल, FDI इन ऑटोमोटिव सेक्टर्स 89% इंक्रीज किया गया from April 2014 to February 2015. India is the 7th largest producers of vehicle in the world with 25.5 million vehicles annually. 100% FDI is permitted in these sectors by automatic route and automobile shares 7% of India's GDP. भारत में जो टोटल प्रोडक्शन होता है डिफरेंट प्रोडक्ट का, उसमें ऑटोमोबाइल टोटल प्रोडक्शन का 7% GDP कंट्रीब्यूट करता है। बहुत बड़ा बात है सर, समझ रहे हो सर? फार्मेसी सर, रिसेंटली कोरोना के टाइम पे भारत फार्मेसी में बहुत बड़ा लीड लिया है सर। मोदी जी ने ये बताया, हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने, कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दवाई का हब बनने वाला है। मतलब दुनिया के लिए मेडिसिन हब बनने वाला है भारत। करेंटली Indian pharmaceutical market is the 3rd largest in terms of volume and 13th largest in terms of value. Indian pharma industry is expected to grow at 20% compound annual growth rate from 15 to 2020. शेयर मार्केट के क्लास में इसका असर हम लोगों ने देखा। कुछ कंपनीज है जिसके शेयर में ग्रोथ देख के दिमाग खराब हो गया होगा। जो लोग शेयर मार्केट का क्लास करता है सर, ठीक है, उनको मैंने इसके बारे में बातचीत किया। मतलब फार्मेसी सेक्टर्स में क्या डेवलपमेंट दिया, आपको क्या बताऊं। मतलब 100% ग्रोथ रेट सर। एक कंपनी था आपका डॉक्टर रेड्डीज बोल के था, ठीक है, बहुत सारा था। मुझे अभी मतलब 20% ग्रोथ रेट में तो कोई नॉर्मल नहीं है सर बात, तो बिग मैटर। ये देखो, सिप्ला, बायोकॉन, डीबीज लैब, ठीक है, डीबीज लैब क्या शेयर का देखते रहो। करंट शेयर का दाम है सर 3839, एक शेयर का दाम है। अब मैं आपको क्या बोला, 2015 से 20 में ग्रोथ देखो आप। रिसेंटली थोड़ा सा मतलब क्या बताए इसको, मतलब साइडवेज है, बट जस्ट लुक एट द ग्रोथ स्टार्टिंग फ्रॉम 2020 से 2022 ड्यूरिंग कोरोना।
और इसका एक्चुअल ग्रोथ स्टार्ट हुआ था 2015 से। तो इकोनॉमी का इफेक्ट शेयर मार्केट में डायरेक्ट नजर आ रहा है आपको। मतलब अगर किसी ने डिवीज लैब में 2015 में 600 का शेयर परचेज किया था, एक शेयर 600 या 700 में, तो आज उसने 500% गेन किया और एक एक शेयर में 3500 का 3800 का गेन है। और इसमें इकोनॉमी कैसे फोकस किया देखो आप। कहने का मतलब एकदम सिंपल है, अगर आपके पास डिवीज लैब का 100 शेयर है, 100 शेयर, तो 100 शेयर में अगर आपने 700 करके इन्वेस्ट किया था तो कितना सर? सिंपल, मैं 100 शेयर लिया, 70,000 अगर किसी ने इन्वेस्ट किया था। आज अगर 100 शेयर है तो 100 का शेयर का दाम 3,800 करके कितना होता है सर? कितने दिन में हुआ बोलो? 5 ईयर्स। 70,000 4 लाख में बदला सर, विद इन 4 to 5 ईयर्स। सर बोलो सर, समझ में आ रहा है बिजनेस का ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है? एग्जाम का नहीं आता तो सिंपल सा बात है सर, ये तो मैं आपको ग्लोबल इश्यूज दिखा रहा हूं, बस आपका देखने का नजरिया होना चाहिए। हाँ सर, जो लोग स्टॉक मार्केट क्लास करता है वहां पर मैंने डिवीज लैब के ऊपर केस स्टडीज किया था, मैं 2020 में किया था। उस टाइम पे 2020 में ये कुछ 2000 1500 2000 का चल रहा था, तब भी मैंने बोला था ले लो, जो जिसने लिया आज गेम में है सर, नो डाउट। तो इसलिए मेरे को याद आया था डिवीज लैब, इसीलिए मैंने डिवीज लैब याद आया तो मैं आपको दिखाया। ठीक है चलो, कहाँ चला गया नोट्स मेरा? तो फार्मासिटी में आप समझ गए ना कि कितना भारत के पास दम है। मतलब मेडिसिन बनाने में भारत दुनिया में 20% कंपाउंड ग्रोथ रेट के साथ है। 74% एफडीआई इज परमिटेड इन दिस सेक्टर। सर्विस, different kind of service. FDI in service sectors was increased from 46% in 2014-15. It is 1.88 billion in 2017. सर्विस सेक्टर में क्या आता है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, बीपीओ, रिसर्च डेवलपमेंट, कुरियर, टेक्नोलॉजी टेस्टिंग एक्सेट्रा। इसमें लिमिट पहले 26 था, अभी 49 बढ़ाया था, फिर रिसेंटली 74% 2021 में बढ़ाया गया। मतलब और पैसा डालो भारत के सर्विस सेक्टर्स में, भारत के बैंकिंग में, भारत के इंश्योरेंस में, भारत के बीपीओ में, भारत के रिसर्च डेवलपमेंट में, भारत के टेक्नोलॉजी टेस्टिंग में। जितना पैसा होगा उतना डेवलपमेंट, उतना काम, उतना एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज भारत में अभी बहुत स्कोप है। जो बोलता है ना कि इंडियन मार्केट में जॉब नहीं है, अरे भाई जॉब नहीं तो फिर इतना पैसा का क्या कर रहे हैं? ये उनके लिए है जो अपना दिमाग को बंद कर दिया, जो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करके अपना जिंदगी को बेकार बना रहा है। मैं सबको बोल नहीं रहा हूं, मैक्सिमम को बोल रहा हूं। एक दो है ठीक है भाई करो, लेकिन आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स कितना लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलता है? अगर मैं 5 लोगों को गवर्नमेंट के लिए छोड़ देता हूँ, चलो छोड़ देते हैं, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट में जाएगा, कोई ए ग्रेडेड जॉब लाइक ए बी ग्रेड में ऑफिसर लेवल जो जॉब होता है लाइक आपका WBCS या फिर यूपीएससी क्रैक करेगा। लेकिन बाकी 95 का क्या होने वाला है? अगर ये लोग भी इसके पीछे भागेगा तब तो गया। तो फिर इतना पैसा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? थर्ड लार्जेस्ट फार्मेसी, नंबर 1 आईटी सेक्टर्स, सर्विस में डेवलपमेंट बढ़े जा रहे हैं। ग्रोथ नहीं है भारत में? बहुत ग्रोथ है सर। जस्ट ओपन योर माइंड, खुद भी ओपन करो, दूसरों को भी ओपन करवाओ। गलत सोच होते हैं लोगों का, जिनको लगता है, बहुत लोग मेरे को फोन करके पूछता है जॉब होगा ना? अरे जॉब है, तू लायक तो बन। लायक बनना समझते हो सर? अपना कैलिबर तो बनाओ, ठीक है? डिपेंड इज ऑन द कैलिबर। अगर आपके अंदर कैलिबर आ जाएगा, जॉब सबके लिए। तू लायक तो बन, समझ रहे हैं सर? लायक बनोगे सब कुछ है, क्योंकि इतना पैसा आ रहा है तो किसी को देने के लिए आ रहा है सर।
पैसा लेके कोई मरने वाला नहीं है। इतना पैसा का फ्लो, 100 बिलियन का पैसा का फ्लो मजाक नहीं है। रेलवे सर, रेलवे में एफडीआई देखो, 100% एफडीआई अलाउड इन ऑटोमेटिक रूट इन मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ रेलवे। भारत का रेलवे को डेवलपमेंट करने के लिए फॉरेन का पैसा जितना है भारत देने के लिए रेडी है। इसके लिए हाई स्पीड ट्रेन, जैसे बुलेट ट्रेन के लिए आ गया, पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बन रहा है सर, मुंबई टू अहमदाबाद, 2025 या 26 में बन जाएगा। ये आपका राजधानी का जो फर्स्ट क्लास का टिकट है, राजधानी का फर्स्ट क्लास का टिकट का प्राइस होगा बुलेट ट्रेन का, तो थोड़ा सा चीप, मतलब चीप तो नहीं है, महंगा है, बट सर एरोप्लेन का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, फ्लाइट का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। मतलब आप ट्रेन में, बुलेट ट्रेन में मुंबई से अहमदाबाद 3 घंटे में पहुंच जाओगे, जिसको आज पहुंचने में 8 से 9 घंटा लगता है। 3 घंटे में, मतलब अगर आप यहाँ से दिल्ली जाके, मतलब हावड़ा से दिल्ली जाने में आज के डेट में राजधानी में टाइम लगता है 20 आवर्स, 17 आवर्स ऑफिशियली। दिल्ली टू हावड़ा राजधानी में टाइम लगता है 20 आवर्स। बुलेट ट्रेन आ जाएगा तो सेम डे पे 10 आवर्स में, ऐसे नेक्स्ट प्रोजेक्ट अहमदाबाद से मुंबई के बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वाराणसी टू कोलकाता एंड दिल्ली टू वाराणसी, कनेक्टेड है। तो क्या हो जाएगा कि 10 घंटे में दिल्ली एंड दिल्ली जाके वापस भी आ सकते हो सेम डे। क्या दिन आने वाला है सर, हाँ मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा सर। वी आर जस्ट वेटिंग। जैसे जापान में है सर, जापान में बुलेट ट्रेन है, चाइना में है, यूरोपियन नेशंस में है, भारत में भी आ रहा है ऑलरेडी। प्रोजेक्ट गोइंग ऑन, वर्क इन प्रोग्रेस, मुंबई टू अहमदाबाद। सर आप बोलोगे सर यहाँ पर क्यों बना रहा है, सर रिच एरिया है सर, रिच एरिया। अगर कोलकाता टू भुवनेश्वर भी बने तो भी बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन जिस एरिया में बनेगा वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, नहीं तो लोग टिकट कैसे काटेगा, प्रोजेक्ट फेलियर हो जाएगा। मुंबई अहमदाबाद का जो जोन है ये बिजनेसमैन का जोन है, और यहाँ पर पैसा है, लोगों के हाथ में पैसा है। तो क्या कोलकाता भुवनेश्वर या कोलकाता पटना जोन नहीं बन सकता? इकोनॉमी डेवलप कर लो, इकोनॉमी डेवलप कर लो। कोलकाता से भुवनेश्वर बन जाएगा, कोलकाता टू पटना बन जाएगा, कोलकाता टू सिलीगुड़ी बन जाएगा। इकोनॉमी डेवलप करना पड़ेगा। सारा पैसा पॉलिटिकल नेता लोग खा लेगा तो फिर, और लोगों के अंदर सिर्फ सरकारी नौकरी करेगा तो बुलेट ट्रेन कभी नहीं है। उसी जगह में आएगा जहां पर गवर्नमेंट को ठीक लगेगा, और जहां पर बेसिकली जहां टिकट कॉस्ट उठेगा। प्रोजेक्ट फेलियर नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट प्रोजेक्ट, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद के बाद बुलेट ट्रेन में, जितना मेरा नॉलेज है सर, नेक्स्ट प्रोजेक्ट मोस्ट प्रोबेबली मुंबई बैंगलोर होने वाला है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ रिच एरिया, मतलब हाई इनकम ग्रुप का एरिया है। ये जो जोन है ना सर भारत का, ये जो जोन है, दिस एरिया, दिस इज अ इकोनॉमिकली डेवलप्ड लोगों का जोन है सर, काफी। हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, पूना, अहमदाबाद, इंदौर, सूरत, इट्स रियली अ रिच एरिया ऑफ इंडिया। और सुपर मतलब सुपर रिच बहुत है इस जोन में, और बड़े बड़े कंपनीज भी इस जोन में बहुत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंडिया को जानो सर, इंडिया को जानो, समझ जाओगे कि जो ये लोग कर पाया, अगर वही चीज ईस्ट में अगर यही सेम काम कोलकाता करता है, भुवनेश्वर करता है, रांची करता है, ठीक है, पटना करता है, सिलीगुड़ी करता है, गुवाहाटी करता है, मणिपुर में इम्फाल करता है, तो हम भी बन जाएंगे, हम भी बन जाएंगे। सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, इम्फाल, आपका इधर से कोलकाता से रांची, कोलकाता से भुवनेश्वर, ये जोन भी बन सकता है। बट अभी ये जोन में डेवलपमेंट होना बहुत बाकी, स्कोप बहुत है, बट अभी भी मेंटेलिटी जब तक नहीं बदलेगा समय लगेगा, टेक टाइम, समय लगेगा सर। और क्या है सर एफडीआई में? सर आज बहुत ज्यादा पढ़ा दिया क्या?
सर हो गया सर। रेलवे में 100% हो सकता है। जैसे रिसेंटली अपना लार्जेस्ट रेलवे प्रोजेक्ट इन इंडिया CSTM पनवेल सुंदरबन कॉरिडोर, CSTM पनवेल सबर्बन कॉरिडोर, इस कॉरिडोर में ये सब जनरल नॉलेज भी है सर। ओके, इस कॉरिडोर में गवर्नमेंट की तरफ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट मोर देन 90,000 करोड़ हुआ है। केमिकल्स, केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल जैसे कि हाइड्रोसिन, phosgen, isonates and their derivatives, production of all chemicals, delicensed in India. And India shares global special chemical industry expected to rise 2.8% 2013। मतलब 2.8% से भारत केमिकल में भी 6-7% बढ़ाना चाहता है। केमिकल इंडस्ट्री ऐसे भारत का डेवलप नहीं है, तो भारत इसको भी डेवलप करना चाहता है। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में भारत अच्छा करता है सर। टेक्सटाइल इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। इंडिया 11% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। कपड़ा 1647 मिलियन 2000 में इन्होंने FDI अट्रैक्ट किया था, और उसको रिसेंटली गवर्नमेंट ने 91% में बढ़ाया और एक्सपेक्टेड टू रीच 141 बिलियन टिल 2021। एयरलाइंस, एयरलाइंस में भारत बहुत पीछे है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज शेड्यूल्ड टू रीजनल एयर ट्रांसपोर्ट और डोमेस्टिक शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरलाइंस 100% बढ़ा दिया, क्योंकि पैसा नहीं है। भारत के एयरलाइंस बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है अभी, इसलिए उतना नहीं है, लेकिन भारत चाहते हैं कि फॉरेन से पैसा आए और एयरलाइंस बिजनेस में डेवलपमेंट हो। एयरस्पेस, India's aerospace manufacturing is also growing rapidly, has attracted huge investment. Industry is projected to $70 billion by 2030। तो ये जो लास्ट में मैंने जो बोला, एयरलाइंस, एरोस्पेस, केमिकल, ये सब भारत थोड़ा पीछे है, बट कुछ जगह में भारत काफी डेवलप कर रहा है। और जो डेवलपमेंट आपको नजर आ रहा है यही जॉब का एरिया है। आप बोलोगे ना कहाँ जॉब मिलेगा, यही सब एरिया में जॉब मिलेगा। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंजीनियर्स को तो मिलेगा ही, और जहां जहां बिजनेस होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, हर जगह में जरूरत है, बिकॉज ये गवर्नमेंट का रूल्स। सर मैंने आपको FDI रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन था मैंने किया। अब घर पे क्या करना है आपको, नोट्स तो आपके पास है ही, जाओ ओपन करो, और जो जो इतिहास भूगोल मैंने आपको बताया आज, आप एक बार खुद से गो थ्रू करो। कोई डाउट हो जस्ट आस्क मी इन नेक्स्ट क्लास, ओके? या ऐसे भी पूछो, व्हाट्सएप करो, अगर कोई डाउट रह जाए पूछ लो सर। और अपना जनरल नॉलेज बिजनेस के एरिया में बिल्डअप कर लो। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक पॉलिसी में बात करूंगा, जिसमें फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में बात करूंगा, ठीक है? ये थोड़ा इकोनॉमिक एरिया है, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर है, आई विल डिस्कस। ओके सर, आज इतना ही है। आप लोगों का दिमाग खराब कर दिया होगा मैं आज इतना सारा इंफॉर्मेशन देके। क्या सर, दिमाग खराब हुआ क्या थोड़ा? अनोन, नो सर। निदिशा, राज शाह, ओके राज, ठीक है सर। अच्छा, ये FDI का नोट्स मैं अगर मैं बाई चांस भूल जाऊँ ना, जो मैंने रेडी किया उसको बोलना, मैं दे दूंगा, ठीक है? ये जो न्यू नोट्स थे मैंने पढ़ाया, ठीक है सर, टाटा बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर।